हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। जैसे कि ग्रुप 4 एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। इस नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से रीड करना और फॉर्म अप्लाई करते समय अपने पोस्ट कोड को ध्यान से सोच समझकर फिल करने की कोशिश करना। इसके लिए एक शाम को वीडियो अपलोड होगा जिसमें आपको क्लियर तरीके से बता दिया जाएगा कि कैटेगरी के हिसाब से कौन सा पोस्ट कोड हमें पहले डालना चाहिए और कौन कौन से पोस्ट कोड पर यहाँ पर वैकेंसी निकली है। ठीक है, अगर आप इस एग्ज़ाम की बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो इस चैनल पर कंप्यूटर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें थ्योरी क्लास में पूरी तरह से कंप्यूटर को कंप्लीट किया है। हम इसके PYQs भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने अभी तक 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और ये PYQ आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे क्योंकि ये हर एग्ज़ाम्स का निचोड़ है और हम इसको थोड़ा डीप में स्टडी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? देखो, एनालॉग कंप्यूटर एक यंत्र है जो भौतिक राशि जो कि लगातार बदलती रहती है वैसे डेटा पर कार्य करता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है जो कि लगातार बदलती रहती भौतिक राशियाँ जैसे कि वोल्टेज, धारा, टेम्परेचर आदि इन सब पर कार्य करता है। ये कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के विपरीत होता है क्योंकि एनालॉग में हम क्या करते हैं, भौतिक राशियों के द्वारा कैलकुलेशन होता है और डिजिटल कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में मतलब कि बाइनरी नंबर में वर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? ये एक स्वतंत्र कंप्यूटर है, सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र है और पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर है और ये स्टाफ के लिए उपलब्ध सभी पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके। इसका राइट आंसर सटीक तरीके से ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लैपटॉप क्या है? देखिए, लैपटॉप छोटे हल्के कंप्यूटर है जो सूटकेस में आ सके। देखो, लैपटॉप एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर है जो कि छोटा, हल्का और सुविधाजनक होता है। ये कंप्यूटर एक सूटकेस या बैग में आसानी से हम रख सकते हैं और इसका उपयोग हम अलग अलग जगह जाकर कर सकते हैं। लैपटॉप में आमतौर पर एक बिल्ट इन कीबोर्ड होता है, माउस और डिस्प्ले होता है और ये बैटरी से चलने वाला उपकरण है। सुपर कंप्यूटर में ये सारी फैसिलिटी होती है। सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डेटा को प्रोसेस कर सकता है। ये तीव्र और महंगी कंप्यूटर सिस्टम प्रणाली है। ये बड़े संगठनों में उपयोग होता है। ये सभी इसके राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? इन चारों ऑप्शन को पढ़ो और समझो। देखो, जो सही नहीं है वो है पॉमटॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। पॉमटॉप कंप्यूटर को पॉमटॉप या हैंडहेल्ड पीसी भी कहा जाता है लेकिन इसे पायो कंप्यूटर नहीं कहा जाता है। पॉमटॉप कंप्यूटर एक छोटा, हल्का और पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जो कि हम जेब में आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर इसका सही आंसर होगा जो कि गलत है। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर का विकास कब हुआ, किसने किया, यह आप बताइए। सही आंसर है कंप्यूटर मतलब कि बुनियादी संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, इसका विकास यहाँ पर जॉन वॉन न्यूमैन ने किया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब ये कब किया, याद रखना, ये किया सन 1945 में। इसका विकास, इसका आविष्कार जॉन वॉन न्यूमैन ने किया। जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया और ये किया है सन 1945 में। ठीक है,
फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ए रिपोर्ट ऑन द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का वर्णन हुआ है। यह संरचना आज भी कंप्यूटर की बुनियादी संरचना के रूप में उपयोग किया जाता है। इस संरचना के कुछ निम्न बिंदु हैं, निम्न घटक हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं सीपीयू, ठीक है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ये सब चीज़ें आपके कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? हम सभी जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है और हम बोल सकते हैं कि यह विशेष रूप से जटिल और बड़े पैमाने पर गणनाओं को हल करने का समस्या समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग हम कई सारे क्षेत्रों में करते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान में, मौसम विज्ञान में, क्रिप्टोग्राफी में और डेटा एनालिटिक्स में, मशीन लर्निंग में, इन चीज़ों में किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि सुपर कंप्यूटर में कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि हाई स्पीड और बोल सकते हैं हाई कैप स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, और बोल सकते हैं और सिक्योरिटी इसमें अच्छी है, सिक्योरिटी है, और यह महंगा है और जटिल हार्डवेयर है इसमें, जिनका हम यूज़ बड़े बड़े अनुसंधानों में करते हैं। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? राइट आंसर है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ हम सामान्य रूप से करते हैं। अब देखो, ये डिजिटल कंप्यूटर सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर डिजिटल संकेतों का यूज़ करके हम डेटा को प्रोसेस करवाते हैं और जो भी रिज़ल्ट आता है उसको डिजिटल रूप में हम सेव रखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग हम कई सारी जगह करते हैं, जैसे कि हम अपने व्यक्तिगत उपयोग में करते हैं, व्यवसाय में करते हैं, एजुकेशन में करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं अपने अनुसंधान में। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इसकी कई प्रकार की क्वालिटीज़ है। डिजिटल कंप्यूटर एक उच्च गति प्रोसेसिंग है और ये हम हाई स्तर पर इसका सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। डेटा एकदम सटीकता से हमें प्रोवाइड करता है और कई सारे सॉफ्टवेयर का ये समर्थन करता है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? जो कि वोल्टेज, इस प्रकार कांटेदार, इन चीज़ों के रिजल्ट को सेव करता है, वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। और डिजिटल कंप्यूटर अपने बाइनरी फॉर्म का इस्तेमाल करता है और डेटा को सेव करने का काम करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? ये एनालॉग और डिजिटल दोनों की फैसिलिटी को अपने अंदर रखता है, ठीक है, इसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। आप मेरे को बताओ कि ऑप्टिकल कंप्यूटर यहाँ पर लिखा है तो ये क्या है, या फिर ये वाकई में है भी कि नहीं? अगर है तो क्या करता है ये आपको सर्च करना है, ठीक है। आपको लिखना है ऑप्टिकल कंप्यूटर क्या है, इसका सॉल्यूशन। ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, मैं फिर बता दूं कि ये जो ऑप्टिकल कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर किसको, प्रकाश को सांकेतिक रूप से उपयोग करके डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। ये कंप्यूटर हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा तेज़ होता है और ज़्यादा ही कुशल होता है, ठीक है। अगर ऑप्टिकल कंप्यूटर के बारे में समझोगे तो ये ऑप्टिकल फाइबर, लेज़र, फोटो डिटेक्टर और ऑप्टिकल स्विच, इस प्रकार की चीज़ें इसमें समाहित होती है। इसके भी लाभ है, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ और प्रोसेस करता है और ये अच्छे ऊर्जा का कुशल संचालक है, सुरक्षित डेटा रहता है और उच्च क्षमता वाले डेटा स्टोरेज का इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसका यूज़ कई जगह होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होता है, साइबर सिक्योरिटी में यूज़ होता है, डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटर में यूज़ होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ होता है, और जो भी उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटिंग होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी रही है? हमारा राइट आंसर है ए बी सी में से सी, अबेक अबेकस।
अबेकस एक प्राचीन गणना यंत्र है जो कि लगभग हम बोल सकते हैं 2500 वर्ष पुराना, एक 2500 वर्ष पूर्व चीन में विकसित किया गया था। ठीक है, ये एक फ्रेम पर रखे गए गोलियों या फिर आप जानते हैं बीजों का उपयोग करके गणना करने के लिए डिजाइन हुआ था। आप जानते होंगे कि अब एक इस प्रकार की पट्टी आती है जिसमें एक साइड लिखने का होता है और एक साइड इस प्रकार की तार की सरिया लगी होती है जिसमें गोलियां रहती है इस प्रकार से, इस प्रकार से। यही हमारा अबेकस है। ठीक है, अबेकस का उपयोग हम जोड़ घटाव, गुणा और भाग इन चीज़ों में करते थे। चीज़ है जो कि हमारा कैलकुलेशन में यूज़ होता था। अबेकस को सबसे पहले गणना यंत्र माना गया क्योंकि ये एक मैकेनिकल डिवाइस रहा है और हमको गणना करने में हेल्प करता था। अन्य विकल्पों में से घड़ी एक समान यंत्र है। अन्य विकल्पों में से अगर हम देखें तो घड़ी एक क्या है, समय मापन यंत्र है। जबकि डिफरेंस इंजन क्या है, ये एक अधिक जटिल गणना यंत्र है जो कि 19वीं शताब्दी में विकसित किया गया था। ठीक है, और किसने किया था उसका नाम आप कमेंट में लिखेंगे। पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना है? पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना है? ऑप्शन ए, पेकमैन खेल के लिए बना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखो, पेकमैन जो है, पेकमैन एक प्रसिद्ध आर्केड खेल है ना, जो कि कब बना था, ये 1980 में इसको बनाया गया था। किसके द्वारा? टोरू इवाटानी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये खेल एक छोटे पात्र को नियंत्रित करने के बारे में है जो कि एक मेज पर घूमता है और छोटे बिंदुओं को खाता है जबकि उसे बड़े और खतरनाक पात्रों में बचना होता है। ये एक छोटा सा गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? सही आंसर है, मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण ब्लेज पास्कल ने किया था। अब कब किया था तो ये डेट ध्यान रखना। मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में किया था। जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ इस डेट को आप ज़रूर ध्यान रखना, इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 1642 में मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण ब्लेज पास्कल ने किया था। ये कैलकुलेटर जोड़ घटाव करने में सक्षम था और इसका उपयोग व्यावसायिक और वैज्ञानिक गणनाओं में होता था। पास्कलाइन एक महत्वपूर्ण आविष्कारक था जिसने मैकेनिकल कैलकुलेटरों के विकास की शुरुआत की थी। पास्कलाइन के बाद उसके बाद कई सारे वैज्ञानिक और आविष्कारकों ने मैकेनिकल कैलकुलेटर को और अधिक उन्नत और शक्तिशाली बनाने के प्रयास किए हैं। लिनक्स का एक उदाहरण है। लिनक्स का एक उदाहरण है। देखो, लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यह आप हमेशा याद रखना। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका अर्थ क्या है, इसका स्रोत कोड खुला और मुफ्त है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिनक्स को कोई भी व्यक्ति आसानी से कोई भी संगठन डाउनलोड कर सकता है और इसका यूज़ कर सकता है और इसके स्रोत कोड को भी संशोधित कर सकता है क्योंकि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं? देखो, ये फ्री है। पहली बात तो ये फ्री है और दूसरी बात ये ओपन है। ठीक है, इसके सोर्स कोड ओपन है। उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक समुदाय द्वारा समर्थन और विकसित किया गया है। ठीक है, ये हम इसको हम संशोधन भी आसानी से कर सकते हैं और इसकी सिक्योरिटी और स्थिरता में हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, लिनक्स एक प्रसिद्ध ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न प्रकार के डिवाइसों पर चल रहा है जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर और मोबाइल डिवाइस। ठीक है, तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है। क्या होता है?
देखिए, हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा कि बूटिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है। ठीक है, उस समय बूटिंग की प्रोसेस होती है। बूटिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है। ये प्रक्रिया ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को शुरू करने के लिए होती है। ये प्रोसेस तभी होती है जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं, क्योंकि ओएस को शुरू करने के लिए आवश्यक फाइलें और रैम में ड्राइवर्स लोड होते हैं। ठीक है, जब पावर ऑन होता है, कंप्यूटर को चालू करते हैं तब। और हम कह सकते हैं कि जो बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब कि ये किससे चलता है, UEFI के द्वारा शुरू होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को पहचानता है और ओएस को शुरू करने के लिए आवश्यक फाइलें और ड्राइवर्स को लोड करता है। ये जो ओएस है, जब ये लोड होता है तो ये ओएस को रैम में लोड किया जाता है और ये कंप्यूटर को नियंत्रित करना शुरू करता है। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? क्यों किया जाता है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना सिस्टम को बूट करने का एक आसान सा ऑप्शन है। बूट करने का अर्थ यह है कि कंप्यूटर को शुरू करना, और ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि ओएस को लोड करना। ये प्रोसेस तब होती है जब कंप्यूटर को हम चालू करते हैं, और ओएस को शुरू करने के लिए हमको कई सारी फाइलें और ड्राइवर्स को लोड करना होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिस्टम को बूटिंग की प्रोसेस। बूटिंग की प्रोसेस तो बता दी, पावर ऑन होता है और जो बायोस होता है वो शुरू होता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर को पहचानता है। जब ओएस लोड होता है तो रैम में लोड किया जाता है और ये कंप्यूटर को नियंत्रित करने का काम शुरू कर देता है। इस प्रकार हमारा यहाँ ऑप्शन ए सही है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दो प्रमुख फाइल सिस्टम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दो प्रमुख फाइल सिस्टम क्या है? FAT32 और NTFS। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दो प्रमुख फाइल सिस्टम है, इनको आप ध्यान रखना। ये एक पुराना फाइल सिस्टम है, ठीक है, और ये विंडोज़ 95 और 98 में चलता था। ठीक है, ये आजकल हमने सुना नहीं है। ये फाइल सिस्टम 32 बिट फाइल नामों पर था और ये अधिकतम 2 TB तक के ड्राइव को एक्सेप्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से MS वर्ड के बारे में क्या सही है? चलो भाई बताओ तो, आप, ये आपके लिए है। निम्नलिखित में से MS वर्ड के बारे में क्या सही है? देखो, सबसे पहले तो आप ये बताना है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहीं से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब आप इसका आंसर दे दोगे तो मैं इसके बारे में कई सारा डेटा आपको कमेंट के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपका आज का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखो, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको तो आप दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही रहता है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 1969 में वेल लैब्स में विकसित किया था। 1969 में किसमें? वेल लैब्स में विकसित किया गया था। ये एक मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कई सारे प्रकार के हार्डवेयर पर चल सकता है। इसकी क्या क्या विशेषता होगी कि लोग इसको यूज़ कर रहे हैं? देखो, इसमें मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग जैसी फैसिलिटी है। ये पोर्टेबल है और फ्लेक्सिबल है, और इसमें सिक्योरिटी भी अच्छी है और एक्सिस में कंट्रोल है। विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर आसानी से चल सकता है। ठीक है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर दूसरे विकल्पों की हम बात करें तो डॉटनेट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो कि विंडोज़ पर चलने वाले एप्लीकेशन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जावा क्या है? जावा हम सब जानते हैं कि एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन बनाने में इस्तेमाल होती है। अगर हम माया की बात करें तो ये कोई लड़की का नाम नहीं है।
माया एक प्रकार का 3D ग्राफिक्स और एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जो कि विभिन्न प्रकार के मीडिया और मनोरंजन उद्योगों में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उबंटू क्या है? उबंटू क्या है? देखिए, उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आप ध्यान रखना कि उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये उबंटू डेनियन लिनक्स के आधार पर बनाया गया है। ये एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि व्यक्तिगत कंप्यूटर, सर्वर और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उबंटू की क्या क्या विशेषता हो सकती है? तो देखो, ये वेब ब्राउजिंग और ईमेल के लिए इस्तेमाल होता है। ऑफिस वर्क और प्रोडक्टिविटी इसकी अच्छी है। प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट काफ़ी बढ़िया है। गेमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं और सर्वर और क्लाउड कंप्यूटिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? कहानी टाइप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर में तो लिखा ही जाता है ना। देखो, वर्ड प्रोसेसर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने या फिर उसको एडिट करने या फिर प्रिंट करने के लिए उपयोग करते हैं हम। मेन रूप से इसका उद्देश्य क्या है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाना। आपने वर्ड में काम किया होगा, यहाँ पर आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप लिखते हो, उसको जमाते हो और उसको जमाने के बाद उसको डिजिटल फॉर्म में या फिर आप एनालॉग फॉर्म में, एनालॉग बोले तो हम ऑफलाइन फॉर्म में इसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर के उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो हम सभी जानते हैं, लेटर लिखना, ईमेल लिखना या फिर कोई रिपोर्ट लिखना, इनमें काम किया जाता है। या फिर कोई स्टोरी लिखना, कोई लेख लिखना, ठीक है, या फिर अन्य टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना, इनमें काम करते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एडिट करना, उनको प्रिंट करना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में चित्र डालना, टेबल बनाना या फिर अन्य ऑब्जेक्ट को जोड़ना, ये सब काम होते हैं। दूसरे विकल्पों की अगर हम बात करें तो ये तस्वीर पेंट करने के लिए, ठीक है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर जैसे कि एडोब का, फोटोशॉप का, इनका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर लिखा है आकृति ड्रॉ करने के लिए, तो आकृति ड्रॉ करने के लिए ग्राफिक सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑटोकेड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम आगे बात करें आय और व्यय का हिसाब रखने के लिए, तो आय और व्यय का हिसाब रखने के लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या है? हम सभी जानते हैं, एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, देखो, एग्जीक्यूटिंग कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया है और यह प्रोसेस में कंप्यूटर के प्रोसेसर द्वारा कमांड को समझने और उसके अनुसार काम करने की अनुमति देता है। एग्जीक्यूटिंग की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है, जैसे हम बोल सकते हैं फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग और स्टोरिंग, इस टाइप से कर सकते हैं। अब फेचिंग क्या होता है? देखो, फेचिंग ये होता है कि कंप्यूटर के प्रोसेस द्वारा कमांड्स को मेमोरी तक फेच करना, प्राप्त करना। डिकोडिंग ये होता है कि प्रोसेसर द्वारा कमांड्स को डिकोड करना और उसका अर्थ समझना। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग ये होता है कि प्रोसेसर के माध्यम से कमांड्स को अपने अनुसार, जो भी कमांड्स दी है उसके हिसाब से उसको फॉलो करना, काम करवाना। और स्टोरिंग का मतलब तो हम सभी जानते हैं, जो भी रिजल्ट आते हैं उनको मेमोरी में सेव करना, स्टोर करना, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हमने अभी तक 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप चैनल पे जाइए और सारे PYQ लगा लीजिए। आपको एक क्वेश्चन के साथ 4 नए नए फैक्ट पता चलेंगे। इससे बेहतर पढ़ाई आपकी कहीं हो नहीं सकती। और अगर आपको कंप्यूटर के थ्योरी क्लास देखना है तो 40 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जानकारी उस वीडियो लेक्चर में होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके सारे क्वेश्चन 95% क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं कंप्यूटर के। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो विजिट कर लीजिए। ये MCQs ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप ऐसी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है तो ये सीरीज़ आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। अगर आपने कंप्यूटर की थ्योरी क्लास नहीं देखी तो आप जाइए, आप वहाँ पर पाएंगे कि आपको वहाँ पर 95% डाटा एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, POST का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले आप चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करना।
देखो हम इसके बारे में समझते हैं। POST ये क्या है? ये है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इस करेक्ट आंसर। देखो POST एक प्रकार की प्रोसेस होती है जो कि कंप्यूटर को चालू करने में सक्षम होती है। इसका मेन उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर घटक ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। पोस्ट के दौरान कंप्यूटर में कई प्रकार की जांच होती है, जैसे CPU को टेस्ट करना, दूसरा रैम को चेक करना, तीसरा हार्ड डिस्क को चेक करना, ठीक है, चौथा कीबोर्ड और माउस जैसे उपकरणों को व्यवस्थित चेक करना और अन्य जितने भी हार्डवेयर घटक है उन सबको व्यवस्थित रूप से चेक करना। यदि पोस्ट में कोई समस्या पाई जाती है तो कंप्यूटर एक त्रुटि संदेश अपने को प्रदर्शित करता है या एक बीप साउंड बचाएगा। ठीक है, यह होता है पोस्ट का वर्क। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा है, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? आई होप आप सभी जानते होंगे इसका आंसर। देखो लाइनेक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये हमेशा ध्यान रखना कि लाइनेक्स और यूनिक्स जैसे जो सॉफ्टवेयर है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देखो लाइनेक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ हमको और भी चीज़ें याद रखना है, जैसे कि ये एक मेन और खुला स्रोत होता है यूज़ करने के लिए। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका स्रोत कोड ओपन होना और स्वतंत्र रूप से अवेलेबल होना। ठीक है, देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कुछ मेन लक्षण होते हैं, जैसे कि ये ओपन और खुला स्रोत कोड होता है। दूसरा आप बोल सकते हैं कि ये स्वतंत्र रूप से अवेलेबल होता है। तीसरा आप बोलोगे कि जो भी यूज़र होते हैं, उपयोगकर्ता होते हैं, उन उपयोगकर्ताओं को स्रोत कोड को संशोधित करना और उसको वितरित करने की अनुमति होती है। और जो भी ग्रुप होते हैं उनके द्वारा विकसित और समर्थित किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार के ओपन सोर्स के फीचर्स होते हैं। अब ये लाइनेक्स को कब बनाया गया, कब विकसित किया गया? तो याद रखना ये जो लाइनेक्स है उसको 1991 में लिनुन टारवॉल्स द्वारा विकसित किया गया। लिनुन टारवॉल्स के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, और तब से ये एक लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बन गया है, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें क्या कहलाती है? प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें क्या कहलाती है? देखो जितनी भी ऐसी डिवाइसें हैं, ऐसे उपकरण हैं जो कंप्यूटर के बाहर एक्स्ट्रा जोड़ी जाती है, अपन पिन या वायरलेस इसके माध्यम से हम एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, ये सारी डिवाइसें पेरीफेरल्स कहलाती है। आप इसका आंसर या फिर इसका मतलब समझना। पेरीफेरल्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि बाहरी सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर में जोड़ा जाता है, अर्थात कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़कर काम करती है और इसकी क्षमता को बढ़ाती है, पेरीफेरल्स कहलाते हैं। जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडेम, माउस, स्कैनर, स्पीकर, इस प्रकार के पेरीफेरल्स मुख्य उद्देश्य इनका ये रहता है कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना और इनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करना। ये सारी डिवाइसें कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़कर डेटा को इनपुट या फिर आउटपुट करने में मदद करती हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, जैसे एड ऑन डिवाइस, जैसे कि ऐसी डिवाइस है जो सिस्टम में जोड़ी जा सकती है लेकिन आवश्यक नहीं होती है। और समझ सकते हैं जैसे एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइस, जैसे कि एक व्यापक शब्द है जिसमें पेरीफेरल्स और अन्य प्रकार के हार्डवेयर डिवाइस शामिल होते हैं। फिर होता है एक पीसी एक्सपेंशन स्लॉट एड वन, जैसे कि ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम के एक्सपेंशन स्लॉट में जोड़ी जा सकती हैं। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बाहरी डिवाइसेज जो जोड़ते हैं वो पेरीफेरल्स कहलाते हैं। लाइनेक्स एक प्रकार का क्या है? बताइए, लाइनेक्स कंप्यूटर सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या सीपीयू डिवाइस का एक प्रकार है?
देखो अभी हमने पढ़ा कि लाइनेक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अर्थात कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक फ्री और ओपन सोर्स मतलब कि एक मुक्त और खुला स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका अर्थ है इसका स्रोत कोड खुला और स्वतंत्र रूप से अवेलेबल है। लाइनेक्स की क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? देखो, ये फ्री है, ओपन सोर्स है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है, जैसे कि इसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है, उबंटू, डेबियन या फेडोरा, इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। और बोल सकते हैं कि ये सुरक्षित और स्थिर होता है, इसमें बहुत सारे हार्डवेयर प्लेटफॉर्म चला सकते हैं, मतलब ये चल सकता है, ये बोल सकते हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसमें अवेलेबल है, ठीक है। अन्य विकल्पों के बारे में अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ये कंप्यूटर सिस्टम है। ये कंप्यूटर सिस्टम एक व्यापक शब्द है, जैसे इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं, ठीक है, इसमें दोनों होते हैं, हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है, इसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम चलाया जाता है। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पार्ट। देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये तो हमको पता चल गया क्योंकि इसके नाम में लिखा है, जो कि विशिष्ट कार्यों को करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि अगर आपको वर्ड प्रोसेसिंग चलाना है तो आपको MS वर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, वेब ब्राउजिंग चलाना है तो आपको कोई ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर CPU डिवाइस एक प्रकार का घटक हो सकता है, बिल्कुल, जो कि कंप्यूटर के दिल के रूप में कार्य करता है, ठीक है, और गणनाओं करने में सक्षम है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना है कि लाइनेक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओके। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी हो सकती है, पढ़िए। देखिए, ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि हमें करना क्या है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देखो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को परिभाषित किया जाता है, ये ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर को बताते हैं कि करना क्या है। ये जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं ये कंप्यूटर को कई प्रकार के कार्यों को करने के लिए निर्देश देते हैं, जैसे कि डेटा को प्रोसेस करना, कैलकुलेशन करना, ग्राफिक्स डिज़ाइन करना, नेटवर्किंग, इसी प्रकार सारी चीज़ें करने के लिए आपको निर्देश देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम सॉफ्टवेयर के प्रकार देखते हैं। देखो, सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं? एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि ऑपरेट करने का काम करते हैं, जैसे विंडोज़, लिनक्स, इस प्रकार। और फिर होते हैं अपने यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या करते हैं? जैसे कि कोई स्पेशल चीज़ को चलाना है, डिज़ाइन करना है, तो उस प्रकार के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है तो आपको MS वर्ड डाउनलोड करने की क्या आवश्यकता है? आपको कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर ही यूज़ करना पड़ेगा, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। प्रोग्रामिंग, अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग बनाना है लैंग्वेज, तो जैसे कि आपको C, जावा, पाइथन, इन सारे लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी पता चलेगा, जैसे कि क्या होता है एंटीवायरस या डिस्क क्लीनअप, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। इनके नाम आप ध्यान रखना। इसके बारे में अगर हम देखें तो देखो, कंप्यूटर और उसके सहयोगी साधन या उपकरण हार्डवेयर को संदर्भित करते हैं। अन्य विकल्पों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो, कंप्यूटर के घटक जो लक्ष्य पूर्ति का कार्य करते हैं वे भी हार्डवेयर को संदर्भित करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच इंटरफेस या फिर चर्चा नेटवर्किंग को भी संदर्भित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाएगा? देखो, अगर पहले से अगर कोई कंप्यूटर चल रहा है उसको रीस्टार्ट करना है तो याद रखना वो कहलाता है रीबूटिंग करना, ठीक है। अब हम समझते हैं कि रीबूटिंग होता क्या है। देखो, कंप्यूटर को फिर से शुरू करने की प्रोसेस
जैसे कि जब वह पहले से चल रहा हो। यह प्रक्रिया कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद करने और फिर से शुरू करने के लिए की जाती है। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल चल रहा है और आप चाहते हैं कि यार अच्छे तरीके से चले, तो आप उसको वापस बंद करोगे और फिर चालू करोगे। यह रीबूटिंग कहलाती है, जिससे यह अपनी सभी प्रक्रियाओं और सेवाओं को फिर से शुरू कर सकता है। ठीक है, अब ये रीबूटिंग के कुछ कारण हो सकते हैं। हम ये क्यों करते हैं? देखो, कंप्यूटर में समस्या होने के लिए हम रीबूटिंग करते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि हम हार्डवेयर बदलने के लिए रीबूटिंग करते हैं। और चौथी बात ये है कि आपको कंप्यूटर को साफ़ करना होगा तो आप रीबूटिंग करेंगे। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए रीबूटिंग प्रोसेस बनाई गई है। अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें तो बूटिंग क्या होती है? याद रखना, बूटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कंप्यूटर को पहली बार शुरू करने में इस्तेमाल करते हैं, वो बूटिंग होती है। और चल रहे कंप्यूटर को फिर से रिस्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया है, लेकिन ये रीबूटिंग के समान नहीं है। स्टार्टिंग अलग है और रीबूटिंग अलग है। ठीक है, कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया है स्टार्टिंग, लेकिन ये रीबूटिंग के जैसे नहीं है, उसके समान नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखो, सेकंड स्टार्टिंग क्या होता है? देखो, सेकंड स्टार्टिंग एक वैध शब्द है, मतलब कि ये कोई वर्ड नहीं है, ये तो एक ऑप्शन ऐसे ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? देखो, कंप्यूटर उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को संदर्भित करने वाला वर्ड है हार्डवेयर। जैसे कि सीपीयू, दूसरा रैम मतलब कि मेमोरी, फिर हार्ड डिस्क। ठीक है, आप बोल सकते हैं कीबोर्ड, उसके बाद आप बोल सकते हैं माउस और इस प्रकार की चीज़ें, जैसे कि प्रिंटर आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं स्कैनर। ये सारी चीज़ें हार्डवेयर के अंदर आती है। हार्डवेयर कंप्यूटर के कार्यों को करने के लिए आवश्यक होता है, जैसे कि डेटा प्रोसेस करना, गणना करना, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस करना। ठीक है, अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें तो बाइट क्या होता है? देखो, बाइट एक डेटा यूनिट है जो कि 8 बिट्स के समूहों को संदर्भित करता है। देखो, बाइट अलग है, बीट अलग है। देखो यहाँ बाइट क्या स्पेलिंग है? BIT है, BITE। ये 8 बिट्स के बराबर होता है, 8 BITS। ठीक है, ये 8 लिखा है, इसको 8 मानना। 8 बिट्स के बराबर होता है एक बाइट। 8 बिट्स के बराबर एक बाइट होता है, ये आप ध्यान रखना। इससे ज़्यादा भी नहीं बताऊंगा, इसमें और भी कीवर्ड्स हैं याद रखने के लिए, लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक बाइट बराबर 8 बिट्स के बराबर होता है। दूसरा, यहाँ पर माउस के बारे में हम समझें तो माउस एक प्रकार का हार्डवेयर उपकरण है जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पर सॉफ्टवेयर, तो देखो, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिखे गए अनुदेशों मतलब कि इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स को संदर्भित करता है, जो कि कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को चलाने में निर्देश देता है। ठीक है, सिस्टम में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन क्या होता है? सिस्टम में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल्स नहीं। पेरिफेरल्स तो हम समझ लिए कि पेरिफेरल्स एक्स्ट्रा जो उपकरण लगाते हैं हम अपनी डिवाइस में, वही पेरिफेरल्स कहलाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं इसका आंसर? इसका आंसर है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए लिखे गए प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का संग्रह होता है, इसका कलेक्शन होता है, जिससे कंप्यूटर को कई प्रकार के कार्यों को करने के लिए निर्देश देता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम या फिर आप बोल सकते हैं एप्लीकेशन या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या कई अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आगे, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप,
गूगल क्रोम, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि अपना जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी, इस तरह के। और फिर हम देख सकते हैं अन्य प्रकार के गेम्स और कई प्रकार के सॉफ्टवेयर भी आते हैं। ठीक है। अन्य विकल्पों की बात करें जिसमें हमने पेरिफेरल देख लिया है, कंप्यूटर के साथ एक्स्ट्रा जो उपकरण लगते हैं वही यहाँ पर पेरिफेरल कहलाते हैं, जैसे कि अपना स्कैनर, माउस, प्रिंटर। ठीक है। और लिखा है यहाँ पर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब कि डेटा या फिर कोई जानकारी को संदर्भित करना जो कंप्यूटर में स्टोर या प्रोसेस करता है। ठीक है। आइकन क्या है? आइकन एक छोटा सा चित्र होता है जो यह प्रतीत करता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई डेटा इसके अंदर रखा है, जैसे कि प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डेटा और सिस्टम फाइल के प्रति बैकअप में होता है। कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम डेटा और सिस्टम फाइल की प्रति बैकअप में होता है। रिस्टोरेशन। अब ये रिस्टोरेशन क्या है? ये तो हमने पहली बार देखा। देखो, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर के प्रोग्राम, डेटा या सिस्टम फाइल इनकी प्रति बैकअप में पुनः स्थापित की जाती है। अब ये प्रोसेस तब की जाती है जब कंप्यूटर के डेटा या प्रोग्राम को कोई नुकसान पहुंचता है या फिर खो जाता है, तब रिस्टोरेशन की प्रोसेस होती है। अब रिस्टोरेशन के क्या क्या उद्देश्य हैं? देखो, डेटा को सुरक्षित रखना पहला काम। दूसरा काम ये है कि प्रोग्राम और सिस्टम फाइलों को फिर से स्थापित करना। ठीक है, ये इसका दूसरा काम है। तीसरा काम यह है कि कंप्यूटर को उसकी मूल स्थिति में वापस लाना, यह भी रिस्टोरेशन का एक मेन काम है। अन्य विकल्पों की बात करें कि बूट स्ट्रैप क्या होता है। बूट स्ट्रैप एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर को शुरू करने के लिए जो भी आवश्यक फाइलें और प्रोग्राम होते हैं उनको लोड किया जाता है, उसको बूट स्ट्रैप कहा जाता है। ठीक है। डिफरेंशियल। ये डिफरेंशियल क्या होता है? ये एक प्रकार का बैकअप होता है जिसमें केवल उन्हीं फाइलों या फिर उन्हीं डेटाओं की प्रति बनाई जाती है जो पिछले बैकअप के बाद से बदलते हैं। ठीक है। और इसमें लिखा है जो इनमें से कोई नहीं। ये तो आप पता ही है, ये विकल्प सही नहीं है क्योंकि रिस्टोरेशन का एक वैध और उपयुक्त उत्तर नहीं है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूटिंग यह टेस्ट करता है। क्या टेस्ट करते हैं? जो बूटिंग की प्रोसेस होती है वो क्या टेस्ट करता है? वो टेस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब ये क्या चीज़ है? देखो, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये पोस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमने अभी पढ़ी, जो कंप्यूटर को शुरू करने पर चलती है। इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर घटक ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। इस पोस्ट के दौरान कंप्यूटर कई प्रकार की जांच करता है, जैसे सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस या अन्य जो भी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर घटक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर है तो उसको आपको एक मैसेज दे, जैसे ये कंप्यूटर को एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित करेगा या फिर एक बीप का साउंड बजाएगा। ठीक है। रैम टेस्ट, ये एक विशिष्ट टेस्ट है जो कंप्यूटर की मेमोरी को जांचता है। दूसरा ये है डिस्क ड्राइव टेस्ट, ये एक विशिष्ट टेस्ट होता है जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को चेक करता है। मेमोरी टेस्ट, ये भी एक प्रकार का टेस्ट है जो मेमोरी को जांचता है, लेकिन यह पोस्ट के समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहेंगे? कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे? वो हार्डवेयर रहेंगे। ऐसे भौतिक उपकरण जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वही हमारे हार्डवेयर सिस्टम कहलाते हैं, जैसे कि सीपीयू हुआ, मेमोरी, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है। ये क्या करते हैं? ये डेटा को प्रोसेसिंग, गणना या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना इनमें इस्तेमाल होता है। ठीक है। अन्य विकल्पों की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये किसी भी डिवाइस को, अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, ऑपरेट करने का काम करता है। और सॉफ्टवेयर के जो भी अनुप्रयोग हैं
उनको चलाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर के लिए लिखे गए जितने भी प्रोग्राम हैं या इंस्ट्रक्शन हैं उनका कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर को कई प्रकार के कार्यों को करने के लिए निर्देश देता है। ब्राउज़र क्या है भैया? ये एक प्रकार का ऐसा अनुप्रयोग है जो इंटरनेट पर वेब पेजों को देखने और एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। देखो, मल्टी प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर द्वारा या फिर उपयोग करके हम दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ साथ प्रोसेस कर सकते हैं। ये टेक्निक मल्टीपल प्रोसेसर वाले कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किए जाते हैं जैसे कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, क्लस्टर कंप्यूटर और ग्रिड कंप्यूटर। मल्टी प्रोसेसिंग के कुछ कई प्रकार के फ़ायदे भी हो सकते हैं जैसे कि बढ़ी हुई प्रोसेसिंग की स्पीड या बेहतर मल्टीटास्किंग कैपेसिटी या अधिक कुशल उपयोग कंप्यूटर संसाधनों का इस्तेमाल, बेहतर स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उपयोग करना। मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें तो देखो, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रोसेसर एक साथ कई सारे प्रोग्रामों को चलाता है, लेकिन यह मल्टी प्रोसेसिंग के समान नहीं है। उसमें मल्टी प्रोसेस अलग प्रोसेस है जो हमने अब देख ली। ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीटास्किंग क्या होता है? ये एक ऐसी टास्किंग है जिसमें एक प्रोसेसर एक से अधिक प्रोग्रामों को चलाता है, लेकिन यह मल्टी प्रोसेसिंग के समान नहीं है। टाइम शेयरिंग क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम प्रोसेसर पर एक से ज़्यादा प्रोग्रामों को चलाते हैं, लेकिन यह मल्टी प्रोसेसिंग के अलग तरीके से चलता है। यहाँ पे टाइम शेयर होता है कि इतने टाइम के लिए यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहेंगे? देखो, उसे क्या कहा जाता है? उसको प्रोग्राम कोड कहा जाता है। देखो, अब हम आगे और बात कर, देखो, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को हम प्रोग्राम कोड भी कह सकते हैं और सोर्स कोड भी कह सकते हैं। हम थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं इसको। एक प्रोग्राम का मानव द्वारा पठनीय वर्जन है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है और ये कोड प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है और इसमें हम कई प्रोग्रामों को एक साथ निर्देश या तर्क शामिल कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग कोड होते हैं और सोर्स कोड होते हैं, लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन सही आंसर होगा सोर्स कोड। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। सोर्स कोड मतलब कि पाइथन प्रोग्रामिंग का सोर्स कोड, जावा का, C++, इन सारी चीज़ों की बात करिए। प्रोग्राम कोड क्या होता है? ये इस प्रकार का शब्द है जो प्रोग्राम के सभी निर्देशों और तर्कों को शामिल करता है, लेकिन ये सोर्स कोड के समान नहीं होता है। ह्यूमन कोड क्या होता है? ये हमारे खुद के कोडिंग होती है जो प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सिस्टम कोड मतलब ये ऐसा वर्ड है जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए लिखे गए निर्देशों को शामिल करता है, लेकिन सोर्स कोड अलग है। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करना क्या कहलाता है? एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करना क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर कहलाता है, इंटरप्रेटर। ठीक है। देखो, इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम है जो कि एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, उसको इंटरप्रेटर कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, इंटरप्रेटर एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम है जो एक ही बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है और इसी को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स कोड को पढ़ना और मशीन कोड में कन्वर्ट करना इसका काम है और फिर से इसे एग्जीक्यूट करना इंटरप्रेटर का मेन काम है। इंटरप्रेटर के उदाहरण क्या हो सकते हैं? पाइथन, जावास्क्रिप्ट और ये रूबी इंटरप्रेटर सारे हैं। अगर अन्य विकल्पों की हम बात करें तो यहाँ पर देखो कंपाइलर भी लिखा है। कंपाइलर क्या होता है? ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीन
कोड में कन्वर्ट करता है, इसको कंपाइलर कहते हैं। लेकिन ये एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट नहीं करता है। कन्वर्टर क्या होता है? कन्वर्टर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स कोड को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन यह एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट नहीं करता। इंस्ट्रक्शन क्या है? ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का निर्देश देता है जो कि कंप्यूटर को ये बताते हैं कि क्या करना है और इस प्रोग्राम को किस प्रकार से वर्क करना है। लेकिन ये एक प्रोग्राम नहीं है जो एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। शब्द किसी उपकरण को यह डेजिग्नेट करता है कि जैसे कंप्यूटर से उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है। पेरिफेरल्स डिवाइस कहलाते हैं जो एक्स्ट्रा उपकरण जोड़े जाते हैं हम अपने वर्क के लिए करते हैं। ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। इसके बारे में समझे। देखो, पेरिफेरल डिवाइस ऐसे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर में जोड़े जा सकते हैं, जैसे कि इनकी फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये सारे अलग अलग प्रकार के पेरिफेरल डिवाइस है। डिजिटल डिवाइस क्या होता है? ऐसे उपकरण जो कि डिजिटल सिग्नलों को प्रोसेस करता है, लेकिन ये पेरिफेरल डिवाइस के समान नहीं होते हैं। सिस्टम एड ऑन क्या होता है? ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर सिस्टम की क्षमताओं को बढ़ाता है, लेकिन ये पेरिफेरल डिवाइस के समान नहीं होते हैं। डिस्क पे क्या है? ऐसे उपकरण जो डेटा को स्टोर करता है, लेकिन यह पेरिफेरल्स डिवाइस के समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका इंस्टॉल किया जाना जरूरी है। जी हाँ, ज़रूरी तो है। और उसको बोलेंगे हम डिवाइस ड्राइवर। इसकी सहायता से हम इंस्टॉल करते हैं, जो कि कंप्यूटर में या कंप्यूटर को नई डिवाइस के साथ इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। जब आप कंप्यूटर में प्रिंटर, स्कैनर या अन्य डिवाइस अटैच करते हैं तो आपको उस डिवाइस के लिए डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा, वरना आपका जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं एडिशनल, वो कैसे चलेगी? इसका आंसर क्या होगा? ड्राइवर। ठीक है। ड्राइवर के क्या क्या कार्य है? ये डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ता है, डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाता है, डिवाइस के लिए हम विभिन्न प्रकार के आवश्यक इंस्ट्रक्शन को प्रदान करना और डिवाइस के प्रदर्शन को सुधार करना। अगर दूसरे भी अपना ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर लिखा है बफर। अब ये बफर क्या है? देखो, बफर एक मेमोरी का एक एरिया है जो कि डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, बफर कहते हैं। पेजर क्या होता है? ये एक डिवाइस है जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक मैसेजेस को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल होता है। और सर्वर क्या होता है? ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है। कंपाइलिंग से क्रिएट होता है या होती है क्या? कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होता है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ठीक है। देखो, जब भी कंपाइलिंग करते हैं तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है जो कंप्यूटर द्वारा सीधे चलाया जाता है। अन्य विकल्पों की अगर हम बात करें तो ये लिखा है प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। अब ये क्या चीज़ होती है? देखो, एक ऐसे दस्तावेज जो प्रोग्राम के आवश्यकताओं और विशेषताओं को वर्णित करता है तो स्पेसिफिकेशन कहलाता है। ठीक है। ये क्या लिखा है? एल्गोरिदम। ये क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो प्रोग्राम के निर्देशों को परिभाषित करती है। सब रूटीन क्या कहलाता है? एक प्रोग्राम का हिस्सा है जो विशिष्ट कार्य को करता है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को लिखने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हम इसको कोडिंग कहेंगे। हम कोडिंग करते हैं ना, वही इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को हम कोडिंग कहेंगे
ये प्रोसेस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके हम कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए कोड लिखते हैं। कोड के क्या क्या चरण हो सकते हैं? देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चयन करना, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी विशेषताओं को परिभाषित करेंगे, उनके बारे में हम कोड लिखने के लिए तैयार करेंगे अपनी लैंग्वेज को, और कोड को डिबग करेंगे। ठीक है, मतलब उसमें से एरर समस्याओं को हटाने की कोशिश करेंगे, और जो लिखा है कोड उन्हीं को हम टेस्ट करेंगे। यही चीज़ है, और क्या। अगर हम दूसरे विकल्पों की अगर बात करें तो ये लिखा है यहाँ पर असेंबलिंग। असेंबलिंग करना मतलब कि लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में असेंबल करना, कन्वर्ट करना। कंपाइलिंग मतलब कि इसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलना। और एग्जीक्यूटिंग मतलब कि कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को चलाना, एग्जीक्यूट करना, फाइनल करना, ये सारी चीज़ें होती है। सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बताओ भैया, कितनी बार बता दिया हमने ये। सामान्य शब्द जो है, ये जो है क्या लिखा है, पेरिफेरल इक्विपमेंट, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? देखो, कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है, सीधी सी बात है, और हमने इसको इस बार कई बार रिपीट कर लिया है। दूसरा ऑब्जेक्टिव की बात करें कि बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम, देखो मेन फ्रेम कंप्यूटरों की बात हो रही है ना, जो बड़े पैमाने पर डेटा और प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे है प्रोग्राम कलेक्शन, देखो कंप्यूटर प्रोग्रामों का संग्रह जो कंप्यूटर पर चलाए जाते हैं। फिर ये क्या लिखा, कार्यालय के दूसरे उपकरण जो डेस्कटॉप कंप्यूटर से न जुड़े हो, मतलब ये बोल रहा है कि कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरणों को संदर्भित करता है, जैसे कि फैक्स मशीन और कॉफ़ी मेकर आदि चीज़ें। ठीक है। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयरों का क्या अर्थ है? ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, या कंप्यूटर सर्किटरी है, या ह्यूमन ब्रेन है, या फ्लॉपी डिस्क है? इसके बारे में आप बताओगे, और जो भी बच्चा इसका आंसर देगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ऑल द बेस्ट।